देखो वीडियो को ना लास्ट तक का ज़रूर देखना, क्योंकि सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, जो भी बेसिक चीज़ें यहाँ पे आने वाली है इस चैप्टर के अंदर, उन चीज़ों को डिफ़ाइन करा है, समझाया है, और लास्ट में फिर इन सब चीज़ों को आपस में कोरिलेट करवा के वहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में समराइज़ किया हुआ है, ठीक है, जिससे आपका जो भी डाउट्स इस चैप्टर के अंदर अभी तक का था वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो अब हम एनिमल किंगडम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें बहुत कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो एनिमल बॉडीज़ के बारे में डिफाइन करती हैं, तो हमें वो पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे सबसे पहले ओरल। ओरल का मतलब क्या होता है कि आपके माउथ की तरफ के जो भी पार्ट्स हैं उनको ओरल बोलते हैं। यानी कि अगर माउथ की बात करो तो ओरल बोलेंगे, अगर माउथ से दूर जा रहे हैं, नीचे नीचे की तरफ जा रहे हैं, बॉडी के नीचे की तरफ जा रहे हैं, उसको हम अबोरल बोलेंगे, ठीक है। एंटीरियर और सिफेलिक दोनों एक ही चीज़ होता है, यानी कि सर की तरफ वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर। पोस्टीरियर और कॉर्डल एक ही चीज़ होता है, यानी कि जो हम पूंछ की तरफ जा रहे हैं, यानी कि पैरों की तरफ जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर या फिर कॉर्डल। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी पॉइंट है, आपने कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर दिया, उस पॉइंट की तरफ जितने भी एरियाज आएंगे, ऑर्गन्स आएंगे, सेल आएंगे, टिश्यूज आएंगे, वो सारे के सारे मेरे प्रॉक्सिमल कहलाएंगे। डिस्टेंट मतलब कोई भी पॉइंट जो आपने चूज कर रखा है उसके दूर, उससे दूर अगर किसी ऑर्गन की बात कर रहे हो या फिर उसके सेल की बात कर रहे हो, टिश्यू की बात कर रहे हो, वो सारे डिस्टल आएंगे। डॉर्सल मतलब हमारा क्या होता है, पीछे वाला। अपनी पीठ के बारे में सोचो, आपकी जो पीठ है वो क्या कहलाती है, डॉर्सल कहलाती है। और जो ऑर्गेनिज्म जो चार पैरों पे चलते हैं, है ना, तो उनका जो ऊपर वाला सरफेस हमको दिखता है वो हमको क्या, वो कैसा दिखेगा, उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, डॉर्सल। वेंट्रल की बात करें तो अपने बेली वाला एरिया जो फ्रंट एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रल पार्ट बोलेंगे। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो चार पैरों पे चलता है, ठीक है ना, अब मैं चार पैर इसलिए कह रही हूँ, सिर्फ चार पैर ही नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा कोरिलेट कर सको उसके साथ। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म चार पैरों पे चल रहा है तो उसका जो लोअर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रल। सिर्फ चार पैरों के लिए नहीं लगेगा, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए लग रहा है, लेकिन मैंने वो एग्जांपल लिया जिसमें आप अच्छे से इमेजिन कर सको। सुपीरियर का मतलब क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट। कोई भी पॉइंट के ऊपर वाले पार्ट की बात करें और सुपीरियर, अभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इन सब चीज़ों को दोबारा से। इन्फीरियर मतलब क्या होता है, उस पॉइंट के नीचे वाला पार्ट। पेक्टोरल मतलब क्या होता है, देखो आपका जो चेस्ट एरिया होता है, ठीक है ना, जहाँ तक आपके हाथ आते हैं वो सारे रीजन आपका पेक्टोरल रीजन होता है। और जहाँ तक आपके पैर पहुँचते हैं उस हाथ से नीचे वाला रीजन जो हिप रीजन होता है, उसके नीचे वाला जितना भी एरिया हो गया जो जहाँ तक पैर पहुँचते हैं वो सारा पेल्विक रीजन के अंदर आता है। हम डायग्राम पे आ जाते हैं। देखो सबसे पहले इस डायग्राम को देखो, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला माउथ वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ओरल। और जो इसका नीचे वाला पार्ट है जो पूंछ की तरफ जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, उसके पैरों की तरफ जा रहा है, इसको हम बोलेंगे अबोरल। ठीक हो गया। अब इस वाले ऑर्गेनिज्म पे आ जाओ। इसका जो सर वाला रीजन है, क्या उसको बोला है, एंटीरियर। ठीक हो गया। और यहाँ पर इसके पैर वाले रीजन को, इसके पूंछ वाले रीजन को क्या बोला गया है, पोस्टीरियर। उसी तरीके से ह्यूमन के केस में देखो, इसका जो सर वाला रीजन है उसको क्या बोला है, एंटीरियर। ठीक है, और यही सिफेलिक भी बनता है मेरा। ठीक है, और जो इसका पूंछ वाला, सॉरी, जो पैर वाला पार्ट है यहाँ पर, वो क्या बनेगा, पोस्टीरियर, और इसको क्या बोला गया है, कॉर्डल बोला गया है। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर यहाँ पे भी लिखा हुआ है। जो यानी कि हमारी बॉडी का जो सामने वाला फेस है उसको हम एंटीरियर बोलेंगे, और जो हमारी बॉडी का पीछे वाला फेस है उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वेंट्रल और डॉर्सल लिखा हुआ है ना। वेंट्रल मतलब क्या होता है, जो ये वाला फ्रंट वाला जो एरिया हो गया पूरा वेंट्रल हो जाता है, और जो बैक वाला एरिया हो गया पूरा क्या हो जाएगा, मेरा डॉर्सल एरिया हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे वेंट्रल, जो ये लोअर वाली सरफेस हो जाती है, जो लोअर सरफेस होगी वो वेंट्रल कहलाएगी, और जो ऊपर वाली सरफेस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डॉर्सल सरफेस कहेंगे। ठीक हो गया। अब बचता है सुपीरियर इन्फीरियर। अगर मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का ऊपर वाला रीजन सारा क्या हो जाएगा, सुपीरियर, और इस पॉइंट का नीचे वाला रीजन सारा क्या हो जाएगा, इन्फीरियर। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया तो इसका ये वाला रीजन सारा क्या हो जाएगा, सुपीरियर, और जो नीचे ये वाला रीजन बच गया वो क्या हो जाएगा, सारा इन्फीरियर। सेम ह्यूमन के केस की बात करें तो इस पॉइंट की बात करें तो इसका ऊपर वाला रीजन क्या हो जाएगा, सुपीरियर, और यहाँ से नीचे वाला सारा क्या हो जाएगा, इन्फीरियर। और एक और चीज़ देखो, यहाँ तक ये हिप रीजन आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर वाला सारा पार्ट हमारा पेक्टोरल के अंदर आता है, और इसके नीचे का जितना भी रीजन है, जितना भी एरिया है, चाहे ऑर्गन बोलो चाहे टिश्यू बोलो चाहे जो भी चीज़ है, वो सारा एरिया मेरा किसके अंदर आता है, पेल्विक के अंदर आता है। ओके, तो अब हम मेन चीज़ पे आते हैं। सबसे पहले एनिमल किंगडम के अंदर क्या आते हैं, सारे मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। अब एक चीज़ मुझे बताओ, जितने भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है क्या उनके बीच में कोई सिमिलैरिटी होगी कि नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। क्या उनके बीच में कोई डिसिमिलैरिटी भी होगी। यानी कि सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे, यानी कि कुछ चीज़ें उनकी बॉडी में होगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी। यानी कि हमने कोई क्लासिफिकेशन का कुछ क्राइटेरिया तैयार रखा हुआ है, और उसी क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने क्या कर दिया, एनिमल किंगडम के अंदर सारे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया अलग अलग फाइलम के अंदर। किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम। तो हमने डिफरेंट फाइलम तैयार करें। पहले हम उन फाइलम्स के नेम पढ़ते हैं, और उसके बाद हम वो क्राइटेरिया पढ़ेंगे, यानी कि वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला आता है, जो सबसे प्रिमिटिव होगा मेरा क्या होगा, पॉरीफेरा। सबसे पहला यानी कि सबसे प्रिमिटिव होगा, ठीक है, पॉरीफेरा। उसके बाद क्या आएगा, सिलेंट्रेटा, जिसको हम निडेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, टीनोफोरा, फिर आएगा प्लेटीहेल्मिन्थीस, उसके बाद आएगा एस्केहेल्मिन्थीस, फिर एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, मोलस्का,
फिर इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और लास्ट में हमारे पास आते हैं कॉर्डेटा। इनको हमने प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ जो इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटीज़ शो करी होंगी उसके बेसिस पे इनको कैटेगराइज करा हुआ है। ओके तो अब हम पढ़ते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वो क्या क्राइटेरिया थे जिनके बेसिस पर हमने सारे ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट फाइलम के अंदर क्लासीफाई किया हुआ है। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको समझते हैं, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपकी जो एनिमल बॉडी होती है उस एनिमल बॉडी के पास स्ट्रक्चर होता है कि नहीं, तो उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने सभी को क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, यानी कि उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है उस बेसिस पे हमने सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या कर दिए, डिफ्रेंशिएट कर दिया। सबसे पहला हमारे पास जो आता है वो है सेलुलर लेवल, यानी कि सेल से बना होगा, सिंपल चीज़ है कि सेल से बना होगा। उसके बाद आएगा कि टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, और लास्ट में थर्ड कैटेगरी के अंदर रखा है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, दोनों को एक साथ रखा हुआ है। देखो, जो हमारा सेल से मिलकर बना है इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास सिर्फ एक सेल होगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक सेल से नहीं बनी होगी बॉडी, बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होगी। तो सेलुलर लेवल क्यों लिखा हुआ है? सेलुलर लेवल लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये ऑर्गेनिज्म आए हैं, ये सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स होंगे, लेकिन सारे सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, सेम फंक्शन नहीं करेंगे, मतलब टिश्यू नहीं बनाएंगे। क्योंकि टिश्यू का काम क्या होता है कि सेम फंक्शन शो करना। सारे सेल्स ग्रुप में जुड़ते हैं और एक जो स्ट्रक्चर बनता है उसको टिश्यू बोलते हैं, जिसका फंक्शन भी सेम होता है। लेकिन यहाँ पर जो सेलुलर लेवल लिखा हुआ है उनकी बॉडी में क्या होगा कि सारे सेल्स, बहुत सारे सेल मिलकर बने होंगे, लेकिन वो सारे सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, लूजली अरेंज होंगे सारे सेल्स आपस में, ठीक है। और यहाँ पे टिश्यू लेवल में क्या हो गया, मैंने पहले बता दिया कि बहुत सारी सेल्स आपस में मिलेंगे, कॉमन फंक्शन शो करेंगे, उसको टिश्यू लेवल कह दिया। जब यही टिश्यूज़ आपस में मिल जाते हैं और एक कॉमन फंक्शन फिर परफॉर्म करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन लेवल, ठीक है ना। ऑर्गन सिस्टम नहीं, ऑर्गन लेवल। और जब अलग अलग ऑर्गन क्या होते हैं हमारे आपस में मिल जाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। अलग अलग ऑर्गन आपस में मिल जाते हैं, एक सिस्टम तैयार करते हैं, तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। और फिर इसी अलग अलग ऑर्गन सिस्टम को अरेंज करके एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं फटाफट से। देखो, सेलुलर लेवल के अंदर मेरे पास क्या आया, पॉरीफेरा। अब मैंने क्यों रखा है यहाँ पर, सबसे पहले हमारे पास कौन सा फाइलम आता है, पॉरीफेरा आता है ना, और सबसे प्रिमिटिव है, यानी कि सबसे पहला है। सब कुछ उसके पास बहुत ही क्या होगा, पुराना होगा, नया कुछ भी चीज़ नहीं होगा, एडवांस कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या रख दिया, पॉरीफेरा, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, सेल्स लूजली अरेंज होंगे, टिश्यू के फॉर्म में नहीं होंगे, कॉमन फंक्शन होगा नहीं, कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक हो गया। फिर हमारे पास पॉरीफेरा ये नंबर 1 पे खत्म। अब हम नंबर 2 पे बढ़ रहे हैं, तो हमने इसको सेकंड नंबर दिया, यानी कि इसके अंदर 2 मेरे को फाइलम रखने हैं। इसको सेकंड नंबर मिला, तो इसके अंदर मेरे को कितने फाइलम रखने हैं, 2 फाइलम रखने हैं। पॉरीफेरा के बाद मुझे ये बताओ जरा कौन कौन से हमारे पास आते हैं फाइलम। एक होता है सिलेंट्रेटा, एक होता है टीनोफोरा, ठीक है ना, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। तो दोनों हमारे पास किसके अंदर आ गए, टिश्यू लेवल, यानी कि इनकी बॉडी में टिश्यू देखने को मिलता है। चलो जी, ये सही हो गया। अब लास्ट में हमारे पास क्या आता है, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन। इसके अंदर हमने एक ही कैटेगरी बनाई है, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म, जो भी मेरा फाइलम बच गया, वो सारे फाइलम इसके अंदर आ जाएंगे। सारे फाइलम मेरे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर आ जाएंगे, ठीक हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर से एक और चीज़ ध्यान रखनी कि मैंने प्लेटीहेल्मिन्थीज रखा है और क्या कहते हैं एस्केल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेट्स को अलग रखा है। इन दो को मैंने अलग अलग कैटेगरीज के अंदर रखा है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये समझ में आती है कि इस कैटेगरी के अंदर मेरे पास प्लेटीहेल्मिन्थीज आते हैं, क्योंकि टीनोफोरा के अंदर, टीनोफोरा के बाद कौन आता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज आते हैं। और प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद क्या होता है, एस्केल्मिन्थीज। और कहाँ तक जाती है, लास्ट में हमारी फाइलम कॉर्डेटा तक जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं मेन चीज़ ये कह रही थी, जो मेरा प्लेटीहेल्मिन्थीज है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, ऑर्गन लेवल देखने को मिलेगा। लास्ट में एनसीईआरटी में टेबल बनाया हुआ है जिसमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों लिखा हुआ है, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर क्या मिलता है, ऑर्गन मिलता है, ऑर्गन लेवल मिलता है खाली, ठीक है। और जो हमारा थ्योरी पोर्शन है वहाँ पे एनसीईआरटी ने ऑर्गन लेवल ही दिया हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं एस्केल्मिन्थीज और एस्केल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइलम आ गए, सारे फाइलम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, उनके बॉडी में सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर से अगर मैं बोलूँ ऑर्गन सिस्टम, मेरे को ऑर्गन सिस्टम की बात करनी है। इस ऑर्गन सिस्टम के बेसिस पे मेरे पास 2 सिस्टम आते हैं, एक हो गया डाइजेस्टिव, एक हो गया सर्कुलेटरी। एक हो गया डाइजेस्टिव, एक हो गया सर्कुलेटरी। और सिस्टम है तो डेफिनेटली ऑर्गन के पास तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि ऑर्गन के पास सिस्टम कभी प्रेजेंट होता ही नहीं है। सिस्टम तो ऑर्गन सिस्टम के पास आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या ध्यान रखना है कि जो ये मेरे पास डाइजेस्टिव है, इसके भी 2 पार्ट्स हो गए, एक इनकम्प्लीट, एक कंप्लीट, ठीक है। अब ये इनकम्प्लीट और कंप्लीट क्या होता है, सबसे पहले इनकम्प्लीट की बात करें तो यहाँ पे लिखा एक ओपनिंग होती है, यानी कि इनकी बॉडी में सिर्फ एक ओपनिंग होगा जो कि माउथ की तरह भी काम करेगा और जो कि एनएस की तरह भी काम करेगा, यानी कि खाना भी उसी सरफेस से आना है, उसी ओपनिंग से खाना बॉडी के अंदर आएगा और उसी ओपनिंग से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी के बाहर जाएगा। और नीचे वाले में क्या लिखा हुआ है, 2 ओपनिंग, यानी कि बॉडी में 2 अलग अलग ओपनिंग होंगे, एक माउथ की तरह काम करेगा और एक किसकी तरह काम करेगा, एनएस की तरह काम करेगा। एग्जाम्पल की तरफ जरा देखो, सबसे पहले मैंने इस कैटेगरी के अंदर क्या रखा है, प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेट्स तक। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है उसको ऊपर वाले के पास भेज दो,
मतलब डाइजेस्टिव वाला जो इनकम्प्लीट है उसके पास भेज दो, और बाकी जो बच गया दूसरा वाला जो मेरा यहाँ पे ग्रुप है जिसको एस के हेलमिंथी से लेकर कॉर्डेट्स तक लिखा हुआ है उसको नीचे वाले के पास भेज दो, यानी कि कंप्लीट के पास। अब हम बढ़ते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओपन और क्लोज। ओपन और क्लोज का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि अगर हमारे ब्लड में जो ब्लड है वो किसी भी वेसल्स के थ्रू पास नहीं हो रहा, सीधे सीधे स्कैटर्ड है, सब कुछ फैला हुआ है पूरा ब्लड पूरी बॉडी के अंदर, तो हम बोलेंगे उसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ओपन है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में बोलेंगे उसके पास वेसल्स होती हैं, नलियाँ होती हैं, आर्टरीज वेन्स वगैरह सब कुछ होते हैं, और उसके अंदर से क्या होते हैं, ब्लड ट्रांसफर होता है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बॉडी प्लान। जरा इसको समझते हैं क्या है। एक्चुअली में ये आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या कहते हैं अंदर अगर आप जाते हो ना थ्योरी पोर्शन, तो वहाँ ये लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, जो पीछे अभी पढ़ा है ना इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये वही है, सेम, कुछ नया नहीं है, लेकिन एक तरीके से एक नया कैटेगरी है, नया क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हमने सारे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करा हुआ है। अब बॉडी प्लान का पहले डेफिनेशन समझते हैं कि होता क्या है। जैसे मान लो मुझे किसी एक ऑर्गेनिज्म को किसी फाइलम के अंदर रखना है, ठीक है, तो मैं उसको कैसे रखूंगी, सबसे पहले तो मैं उसका स्ट्रक्चर चेक करूंगी ना, और स्ट्रक्चर चेक करने के बाद मैं क्या करूंगी कि उसके डेवलपिंग फीचर्स, यानी कि जब वो डेवलप हो रहा होगा तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स देखने को मिले, तो इसके बेसिस पे मुझे पता चलता है कि उसका बॉडी प्लान क्या है। मतलब इन दोनों को अगर आप मिलाते हो तो मुझे पता चलता है कि वो आप किसकी बात कर रहे हो, बॉडी प्लान की बात कर रहे हो। ठीक हो गया, तो बॉडी प्लान समझ में आया। अब यहाँ से हमको ध्यान क्या रखना है, देखो इस वाले स्ट्रक्चर की बात करो तो इस वाले ऑर्गेनिज्म पे अगर मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो इस वाले ऑर्गेनिज्म के यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक ओपनिंग दिख रही है। जो भी पीछे हमने इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेशन पढ़ा था ये वही है। इसके पास क्या मिल रही है, एक ओपनिंग मिल रही है या दिख रही है हमको। इस एक ओपनिंग से क्या हो रहा है, फूड अंदर जा रहा है ना, और इसी ओपनिंग से क्या होगा, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी के बाहर जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सैक बॉडी प्लान। एक्चुअल में इसका नाम होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आपको याद रखना है कि इसका नाम क्या होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड का मतलब अंधा नहीं, याद रखना है यहाँ पे, मतलब जिसके पास एक ओपनिंग होगी उसको आप बोलोगे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। अब यहाँ पे इस वाले ऑर्गेनिज्म को अगर मैं मानती हूँ ये एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, तो इस ऑर्गेनिज्म को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, दो अलग अलग ओपनिंग दिख रही है। एक से क्या होगा, खाना आ रहा है, और दूसरी ओपनिंग से जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो होगा वो बॉडी से बाहर जा रहा है। तो इसको हम इसको क्या बोलते हैं, ट्यूब विद इन अ ट्यूब, यानी कि ट्यूब के अंदर ट्यूब। अब इसको जरा समझो, हमारे पास एक पेन होता है ना, उस पेन के अंदर क्या होती है, रिफिल होती है कि नहीं होती है, उस पेन के अंदर क्या होती है, रिफिल होती है कि नहीं। तो ऐसे समझो जो पेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ट्यूब की तरह है, और उसके अंदर जो रिफिल रखी हुई है वो भी उसका स्ट्रक्चर भी कैसा है, ट्यूब की तरह है ना। तो ट्यूब विद इन अ ट्यूब, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी कि वो जो पेन है उसको समझो कि वो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, और जो ट्यूब है उस ट्यूब को समझो कि वो एक डाइजेस्टिव ट्रैक है। तो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम ही क्यों लिया, क्योंकि भैया यहाँ पे खाने की बात हो रही है, और खाना हम कहाँ से खाते हैं भैया, मुंह से खाते हैं ना, और वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से निकलता है, एनएस के थ्रू निकलता है ना। तो यानी कि यहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक की बात हो रही है कि बॉडी की वॉल, और बॉडी वॉल के अंदर क्या रखा हुआ है, डाइजेस्टिव वॉल रखा हुआ है, और सॉरी डाइजेस्टिव ट्रैक रखा हुआ है। फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं बॉडी प्लान को। देखो मैंने आपको ब्लाइंड सैक प्लान और ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान वाला अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, एक सेल एग्रीगेट प्लान। यहाँ से तो साफ साफ देख के समझ में आ रहा है कि भैया सेल का झुंड होगा, एग्रीगेट मतलब कलेक्शन हो जाना, सेल कलेक्ट हो जाएंगी, और इस टाइप की बॉडी प्लान को हम क्या बोलेंगे, सेल एग्रीगेट प्लान। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ब्लाइंड सैक प्लान। इसके बारे में मैंने बताया जिनकी बॉडी में क्या होगा, एक ओपनिंग होगा। ठीक है, और यहाँ पे इनकी बॉडी में क्या होगा, टू ओपनिंग होंगे, अलग अलग ओपनिंग होंगे, डिस्टिंक्टिव होंगे, साफ साफ दिखाई देगा कि दो अलग ओपनिंग है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे पॉरीफेरा आ गया। अरे सबसे पहले मैंने क्या बोला है, सबसे पहला फाइलम कौन सा है, पॉरीफेरा। और कहीं पे भी हम डिवाइड कर रहे होंगे और अगर सबसे पहली कैटेगरी है उसके अंदर पॉरीफेरा को ही रखेंगे ज़्यादातर। ठीक है, नहीं ये नहीं कि हर जगह पे, पर यहाँ पे हम रख रहे हैं उसको। ओके, यहाँ पे फिर आया हमारे पास ब्लाइंड सैक प्लान। देखो इसको डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ बिल्कुल भी कंपेयर मत करना। ठीक है, वो थोड़ा सा मैच हो गया वहाँ पर, बट इसका मतलब ये नहीं कि डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर है। डाइजेस्टिव ट्रैक में हमने ये पढ़ा था जिनके पास एक ओपनिंग होती है। तो एक ओपनिंग स्टार्ट कहाँ से हुई, ये स्टार्ट हुई सिलेंट्रेटा से, क्योंकि टिश्यू से मिलकर बना है, लेकिन टिश्यू ने भी आपस में अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर दिया कि एक साइड से ओपनिंग छोड़ दी। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, टिश्यू से स्टार्ट हुआ, टीनोफोरा के अंदर देखने को मिला, प्लेटीहेल्मिन्थेस को के अंदर देखने को मिला। एक चीज़ वहाँ पे दिमाग लगाओ कि हमने क्या पढ़ा था, ऑर्गन सिस्टम के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम आता है ना, जबकि प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर तो सिर्फ ऑर्गन देखने को मिलता है, उसके अंदर तो ऑर्गन सिस्टम होता नहीं है। तो फिर उसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर कैसे रख दिया हमने, है ना। तो यहाँ पर से ये दिमाग लगाओ कि ऐसा है कि ब्लाइंड सैक प्लान पहले आया। ठीक है, जो ये बताता है कि बॉडी में क्या है, ओपनिंग है, जो सेल के गुच्छों से मिलकर बना हुआ है, और वो टिश्यू बना के रखे हुए नहीं है, तो उनके अंदर पॉरीफेरा आ गया, है ना। अब उन्होंने जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिले, लेकिन इस तरीके से मिले कि एक साइड से ओपनिंग जैसा बनने लग गया, तो यानी कि उसके अंदर सिलोन्ट्रेटा आ गया, टीनोफोरा आ गया, और यही टिश्यू जब बाद में ऑर्गन में कन्वर्ट हो गया, तो ऑर्गन में वो ओपनिंग वैसी की वैसी रह गई, तो मेरे पास प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गया। ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ तो दो ओपनिंग दिखने लग गई, है ना। तो वो किसके अंदर आएगा भैया, हमारे पास एस के हेलमिन्थेस से लेकर कॉर्डेट के अंदर सारे के सारे ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान वाले होते हैं।
ओके तो अब हम नेक्स्ट डिवीजन पे बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है, सिमिट्री। देखो सिमिट्री होता क्या है, सबसे पहले अगर मैंने किसी एक ऑर्गेनिज्म को इस तरीके से कट किया कि जो उसके पार्ट्स बने, कट होने के बाद उसके जो पार्ट्स बने वो आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, तो उसको मैं बोलूँगी सिमिट्रिकल है। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमें 3 टाइप की सिमिट्री पढ़नी है, एक हो गया एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमिट्री और बाइलेटरल सिमिट्री। देखो साइंस में कभी भी किसी भी वर्ड के आगे अगर ए लेटर आ जाता है इसका मतलब नहीं होता है नॉट। ए का मतलब क्या होता है, नॉट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिमिट्री, और उसके आगे क्या लगा दिया, ए, मतलब कि यहाँ पे सिमिट्री प्रेजेंट नहीं होगी। मतलब आप इसको किसी भी प्लेन से डिवाइड करो, इसके पास सिमिट्री देखने को नहीं मिलेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। अच्छा प्लेन क्या होता है, देखो मेरे पास एक ये सरफेस है, कोई भी फ्लैट सरफेस को आप क्या बोलते हो, प्लेन। जैसे यहाँ दिख रहा है, कोई भी फ्लैट सरफेस को क्या बोलते हो, प्लेन। ये अब जैसे अपनी नोटबुक का एक पेज उठा लो, ठीक है, और वो पेज मेरा किसकी तरह काम करेगा, एक प्लेन की तरह काम करेगा। देखो अब रेडियल सिमिट्री पढ़ते हैं। रेडियल सिमिट्री और बाइलेटरल सिमिट्री में ये ध्यान रखना है कि रेडियल सिमिट्री में देखो यहाँ डायग्राम में बहुत सारे प्लेन्स बनाए, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है ना, बहुत सारे प्लेन बनाए हैं। लेकिन बाइलेटरल सिमिट्री में सिर्फ एक प्लेन बनाया है। तो यहीं से डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे प्लेन्स हो सकते हैं और इसके अंदर सिर्फ एक ही प्लेन होगा। और वो प्लेन क्या करेगा, डिवाइड करेगा ना, एक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेगा। किस में डिवाइड करेगा, उसके पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और अगर डिवाइड कर रहा है इसका मतलब भैया जो भी पार्ट बना होगा वो इक्वल होंगे। इसमें तो डिवाइड ही नहीं कर रहा था ना, क्या बात आई थी कि इसमें प्लेन से डिवीजन होता ही नहीं है, मतलब पार्ट्स बने ही नहीं होंगे। अगर यहाँ प्लेन से डिवाइड कर रहा है इसका मतलब यहाँ पे पार्ट्स बने होंगे, यहाँ पे भी डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे भी पार्ट्स बने होंगे। ठीक हो गया। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पास प्लेन हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम एक ही प्लेन यूज़ करते हैं। अगर बाइलेटरल की बात ध्यान से समझे तो मानो कि मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, और मैं इस ऑर्गेनिज्म को सीधे सीधे ऐसा कट करना चाह रही हूँ बीच से। ठीक है, तो मेरे पास ये जो पोर्शन आया जिसको मैं लेफ्ट पोर्शन बोलूँगी और ये जो पार्ट आया जिसको मैं राइट पोर्शन बोलूँगी, तो लेफ्ट और राइट आपस में आइडेंटिकल होंगे, इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमिट्री। ठीक है, और जो ये मैंने प्लेन यूज़ करा ना, इस प्लेन को क्या बोलते हैं, मीडियन प्लेन। क्या बोलते हैं इसको, मीडियन प्लेन। ओके इस तरीके से कट करना है कि लेफ्ट वाला पोर्शन राइट वाले पोर्शन के इक्वल आइडेंटिकल आए। इस सिमिट्री को बाइलेटरल सिमिट्री कहते हैं। देखो अब सिमिट्री को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने सिमिट्री को क्या करा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक लिखा है एसिमेट्रिकल, दूसरा लिखा हुआ है सिमिट्रिकल। देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो बॉडी है वो डिवाइड नहीं हो सकती है 2 पार्ट में, चाहे कोई सा भी प्लेन आप दो। ठीक है, और यहाँ पे बॉडी क्या हो सकती है, डिवाइड हो सकती है 2 सिमिलर पार्ट्स के अंदर। अब यहाँ पे अगर ध्यान से 2 सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया वो खुद ही, रेडियल और बाइलेटरल। ठीक है, और हमने रेडियल में क्या पढ़ा था, कोई सा भी प्लेन आप पास कर दो सेंटर के थ्रू, ठीक है कि नहीं, कितने भी प्लेन पास कर दो सेंटर के थ्रू, सारे के सारे हमारे रेडियल सिमिट्री देंगे क्योंकि 2 इक्वल हाफ में वो डिवाइड हो रहे हैं। और अगर बाइलेटरल की बात करें तो आपको सिर्फ मीडियन प्लेन पास करना होगा। पहले मैंने बता रखा है कि मीडियन प्लेन क्या होता है, और सेंटर के थ्रू पास करोगे। ठीक है, और यहाँ पे राइट और लेफ्ट पार्ट में वो टूटेगा। अगर हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़े, देखो एसिमेट्रिकल के अंदर किसको रखा है, पॉलीफेरा को, है ना। मैंने पहले ही बोला है जो भी पहला चीज़ आता है सबसे पहले प्राइमरी जो हमारा प्रिमिटिव फाइलम है उसको रख दो, और वो क्या है हमारे पास, पॉलीफेरा। लेकिन यहाँ तो स्पंजेस लिखा हुआ है, यहाँ तो पॉलीफेरा नहीं लिखा। पॉलीफेरा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें कॉमनली क्या बोल दिया जाता है, स्पंजेस बोल दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि पॉलीफेरा को यहाँ पे नहीं रखा, यहाँ पे मेनली किसको रखा है, स्पंजेस को। क्या डिफरेंस हुआ, यानी कि ये बोल रहे हैं सारे पॉलीफेरा एसिमेट्रिकल नहीं होते, बट एनसीईआरटी में सिर्फ स्पंजेस के बारे में बताया और किसी के बारे में नहीं बताया। कुछ पॉलीफेरा ऐसा होते हैं जो कि रेडियल सिमिट्री भी शो करते हैं, इस वजह से यहाँ पे स्पंजेस रखा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखोगे। ओके अब हम सिमिट्री की बात करें, यानी कि रेडियल वाले की बात करें, तो रेडियल वाले देखो अगर पॉलीफेरा यहाँ पर आ चुका है तो जो 2 ग्रुप में आते हैं हमेशा कौन से बच गए, एक सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, वो यहाँ पे आएंगे। उसके बाद अगर बाइलेटरल की बात करें तो टीनोफोरा तक यहाँ हो गया, तो सारे जो हमारे पास बच गए कौन कौन, प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक, वो सारे के सारे कहाँ आएंगे, बाइलेटरल में। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म मुझे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ रखा हुआ है इकाइनोडर्मेटा अडल्ट, और यहाँ पे लिखा है लार्वल इकाइनोडर्म्स। देखो इकाइनोडर्मेटा जो होता है मेरा वो किसके अंदर आता है, इकाइनोडर्मेटा आता है यहाँ पर, कॉर्डेट से पहले है ना, यानी कि इस वाले बाइलेटरल में आना चाहिए। लेकिन जो अडल्ट इकाइनोडर्मेटा है उसके अंदर सिमिट्री अगर आप देखोगे तो रेडियल सिमिट्री शो करता है। लेकिन अगर लार्वल इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो उसके अंदर सिमिट्री कहाँ कैसी दिखती है, बाइलेटरल दिखती है। और ये एनसीईआरटी में गिवन है, थ्योरी पोर्शन में गिवन है ये चीज़ें। हम नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं जो कि है जर्म लेयर। ठीक है, अब जर्म लेयर पहले समझते हैं कि होता क्या है। देखो सबसे पहले हमको पता है कि सारे ऑर्गेनिज्म के लाइफ में एक स्टेज आती है जिसको हम रिप्रोडक्टिव स्टेज कहते हैं, जिसमें क्या बनता है, गैमेट बनता है जो कि हैप्लॉइड होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम हाफ होते हैं। उसी तरीके से 2 गैमेट्स क्या होते हैं, आपस में फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, और इससे मेरे पास एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। अब ये जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट होता है।
ठीक है। जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट होता है, सेल डिवीजन होता है, और ये क्या बनता है, मेरा एक स्ट्रक्चर पे बनता है जिसको हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ अभी क्या समझना है, कंसेप्ट समझना है कि जर्म लेयर होती क्या है। ठीक है। फिर ये जो इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, इस स्ट्रक्चर के अंदर फिर फर्दर सेल डिवीजन हुए, बहुत सारे मासेज ऑफ सेल बना, और मेरे पास एक नया स्ट्रक्चर बना जिसको मैंने बोला ब्लास्टुला। ठीक है। ये भी नहीं समझना क्या होता है। इस स्टेज के बाद इसके अंदर जितने भी सेल्स थे वो सेल्स फर्दर डिवीजन के अंदर गए। ठीक है। और उन्होंने अपने आप को किस तरीके से अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले बाहर वाली लेयर आई जो ब्लू से दिख रही है, उसका नाम क्या है, एक्टोडर्म, जो इस डायग्राम में ब्लू से दिख रहा है। ठीक है। उसका नाम क्या है, एक्टोडर्म। इसके बाद क्या हुआ, जो यहाँ पे थोड़ी सी ब्राउन वाली लेयर दिख रही है जो कि मिडल में है, बीच में है, इसका नाम क्या होगा, मीजोडर्म। ठीक है। और उसके बाद जो ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है, इस ग्रीन कलर की लेयर का नाम क्या है, एंडोडर्म। ये तीनों जो तुमने वर्ड यूज़ करा है ना, ये जो तीनों वर्ड्स यूज़ करे हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, ये है जर्म लेयर, यानी कि ये सेलुलर लेयर्स होती है, सेल की लेयर्स हैं। इन तीनों सेल से मिलकर हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। अगर मैंने जैसे बोला कि मेरा हार्ट मीजोडर्मल है, मतलब मेरा हार्ट किससे बना हुआ है, मीजोडर्म वाली लेयर से मिलकर बना हुआ है। अगर मैंने बोला कि जो मेरा स्किन है वो एक्टोडर्मल है, इसका मतलब कि एक्टोडर्म से ही मेरी स्किन पूरी बनी हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एक्टोडर्म है वो मेरा आउटर रीजन होता है, आउटर वाला सेलुलर लेयर होता है। मीजोडर्मल, एम फॉर मीजो, एम फॉर मिडल, तो मिडल लेयर होता है। एंडोडर्म क्या होता है मेरे पास, ये इनर लेयर होता है। एंडो अंदर, एंडो अंदर, अंदर वाली लेयर, जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, एंडोडर्म बोलेंगे। ओके, तो फिर दोबारा से जर्म लेयर पे बात करते हैं। देखो जर्म लेयर पे हमारे पास 3 टाइप के थे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टो कौन सा था, बाहर वाला, मीजो बीच वाला, और एंडो कौन सा था, हमारा अंदर वाला। ठीक है। अब देखो इन लेयर्स के प्रेजेंस और एब्सेंस की बेसिस पे हमने इनको फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया, जिसका नाम है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखो यहाँ पे क्या नाम आ रखा है, डिप्लो, और यहाँ क्या नाम आ गया, ट्रिप्लो। डी का मतलब क्या होगा, कोई भी 2, यानी कि इसके अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मैंने बोला कि वो डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब उसकी बॉडी के अंदर 2 लेयर्स पाई जाएंगी। एक हमारे पास होगा एक्टोडर्म, एक होगा एंडोडर्म, मतलब अंदर वाली लेयर और बाहर वाली लेयर पाई जाएंगी। ट्रिप्लो मतलब 3, इनकी बॉडी के अंदर 3 लेयर पाई जाएगी। भैया कौन कौन सी हो गई, एक्टो, मीजो और एंडो लेयर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे पास जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है ना, जिनके अंदर 2 जर्म लेयर देखने को मिलेगी, उनकी बॉडी में एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया। मीजोग्लिया क्या है कि हमारे पास नॉन लिविंग पार्ट है, मतलब ये नॉन सेलुलर पार्ट होता है, ये सेल से मिलकर नहीं बना होगा। ओके। और यहाँ पे अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, पॉरीफेरा फाइलम आता है ना। तो यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक के अंदर सबसे पहला क्या आ गया, पॉरीफेरा आ गया, यानी कि स्पंजेस आ गए। उसके अलावा हमारे पास अगला जो हमारी सेकंड कैटेगरी, जो 2 भाई हमेशा साथ साथ रहते हैं, कौन, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, उसको भी इसी कैटेगरी के अंदर रखना है, डिप्लोब्लास्टिक के अंदर। फिर हमारे पास जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जो कि एडवांस करेक्टर है, वो किसके अंदर आया, प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स के अंदर। डिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्ट। तो हमको ये जर्म लेयर के बारे में थोड़ा सा इसमें डायग्रामेटिक वे में समझना है। देखो सबसे पहले जो बाहर वाली लेयर है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है वो कौन सी होती है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है हमारी एक्टोडर्म। तो दोनों में देखो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ना पार्ट, वो क्या हो गया, मेरा एक्टोडर्म हो गया। उसके बाद बीच वाली लेयर कौन सी होती है, अब वो तो ट्रिप्लोब्लास्ट के पास ही प्रेजेंट होगा ना, तो बीच वाली जो रेड वाली लेयर है वो किसके पास है, ट्रिप्लोब्लास्ट वालों के पास है, और उसका नाम क्या है, मीजोडर्म है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, अंदर वाली लेयर आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्म, जो कि ये ब्लू वाले कलर से दिख रहा है। ओके। अब यहाँ पे डिप्लोब्लास्ट के अंदर मुझे क्या बताना है, मीजोग्लिया, क्योंकि मीजोग्लिया क्या होता है, नॉन लिविंग पार्ट होता है, नॉन सेलुलर पार्ट होता है, जो कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, बॉडी कैविटी। इस बॉडी कैविटी को मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगी ये क्या होता है। देखो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, बॉडी कैविटी पढ़ा था ना। तो यहाँ पर अगला जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो क्या है, हमारे पास बॉडी कैविटी है। बॉडी कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है, वो हम ध्यान से देखेंगे। देखो हमारी बॉडी हमको पता है कितने लेयर से बनी हुई है, 3 जर्म लेयर से बनी हुई है, जिसका नाम है मीजोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। ठीक है। तो मान लो कि ये जो लेयर मुझे दिख रही है, ये क्या है, बॉडी की वॉल है, और ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, यानी कि एक्टोडर्म लेयर से मिलकर ये बनी हुई है। और ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है ना, पाइप, ये ग्रीन वाले पाइप को इन्होंने क्या बोला, इंटेस्टाइन, यानी कि ये मेरा क्या है, गट का पार्ट है। ठीक है। क्या है, मेरा गट का पार्ट है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। अब ये मेरा क्या है, एक्टोडर्म से बना हुआ, और जो ये मेरे पास जो इंटेस्टाइन है वो किससे बना है, एंडोडर्म से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। तो अब जो पार्ट यहाँ पे बच गया, देखो इसके बीच में, और ये एंडोडर्म है, ये मेरे पास एक्टोडर्म है, और बीच में इतना सारा पोर्शन क्या हो गया, बच गया, ये खाली जगह बच गई। ये खाली जगह पे क्या आना चाहिए मेरे पास, ये आना चाहिए मीजोडर्म, है ना, क्योंकि हम ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हम तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो हमारे पास 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है कि नहीं। अब हुआ क्या, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग चीज़ें भी तो आती हैं। ठीक है। इनके बीच में क्या आ रखे हैं, ये ब्लड वेसल्स वगैरह भी तो आ रखी हैं, और भी चीज़ें भी तो आ रखी हैं, नर्व्स वगैरह भी तो हैं। तो इन्होंने क्या करा, ये जो मीजोडर्म लेयर है, इसने अपने आप को डिवाइड कर दिया।
मीजोडर्म लेयर ने क्या करा, अपने आप को डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। एक उसने लेयर बनाई किसके ऊपर? एक लेयर बनाई एंडोडर्म के ऊपर, पतली सी लेयर बनाई, ठीक है कि नहीं। और एक उसने अपनी लेयर कहाँ की तरफ बनाई? एक उसने बनाई ये जो मेरे पास एक्टोडर्म है ना, इस एक्टोडर्म के नीचे, ठीक है ना, एक ऐसी लेयर बनाई। और एक किसके ऊपर बनाई? ऐसे इसके ऊपर बनाई। तो जो बीच में बच गया वो सारा का सारा क्या हो गया? कैविटी हो गई, यानी कि खाली जगह हो गई, जिसको हम क्या बोलेंगे? सीलोम बोलेंगे। तो सीलोम में जो कंडीशन मैंने बोली थी याद रखने के लिए वो ये है कि सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, ठीक है, लेकिन किससे कवर्ड होती है? मीजोडर्म लेयर से कवर होती है, दोनों साइड से, मतलब ऊपर वाली साइड से भी, यानी कि ऊपर वाली साइड से भी कवर होती है, और ये जो नीचे वाली साइड है जो मेरे पास एंडोडर्म है उसके ऊपर भी ये प्रेजेंट होगा। देखो फिर से हमारे पास क्या आ गया? सीलोम आ गया, ठीक है। और सीलोम के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये एक बॉडी कैविटी के मतलब जो खाली जगह है वो उसको सीलोम बोलते हैं, लेकिन एक और कंडीशन बताई थी कि वो मीजोडर्म से क्या होनी चाहिए? कवर होनी चाहिए, लाइंड होनी चाहिए, ठीक है। अब किसी की बॉडी के अंदर सीलोम प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, उसके बेसिस पे मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, ए सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट्स और सीलोमेट्स, ठीक हो गया। ए सीलोमेट का मतलब फिर से वही, किसी भी वर्ड के आगे ए आ जाता है, इसका मतलब वो चीज़ उसके पास प्रेजेंट ही नहीं होगी, यानी कि इनके पास कोई भी बॉडी कैविटी है ही नहीं, ठीक है, इनके पास कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है। शूडो का मतलब क्या होगा कि बॉडी कैविटी तो होगी लेकिन वो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होगी। इसलिए क्या है, इसको थोड़ी देर में समझाती हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? सीलोमेट्स। सीलोमेट के पास क्या होगा कि इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, जो कि मीजोडर्म से भी कवर्ड होगी, सराउंडेड होगी, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। देखो मैंने पहले भी बताया है कि सबसे पहला हमारे पास क्या आता है? पॉरीफेरा। अब कहोगे यहाँ पे क्यों नहीं आया? यहाँ पर भी आया है। अरे दिमाग लगाओ, ये जो हम ये सीलोम पढ़ते हैं वो किसकी वजह से आया है? वो आया है हमारे पास जर्म लेयर की वजह से। और जर्म लेयर क्या है? हमारे पास 3 टाइप के हैं, है ना, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक की हम कंडीशन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, समझे कि नहीं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक की कंडीशन पढ़े, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में हमने सबसे पहले कैटेगरी को क्या रख दिया? ए सिलोमेट। ए सिलोमेट यानी कि इनकी बॉडी में तो बॉडी कैविटी ही नहीं है, तो सिलोम प्रेजेंट ही नहीं है ना, सिलोम इनकी बॉडी में है ही नहीं। तो इससे पहले वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है, मतलब जितने भी फाइलम है उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे भी तो ए सिलोमेट होंगे, क्योंकि उनकी बॉडी तो सेल से मिलकर बनी है या फिर टिश्यू से मिलकर बनी है। यानी कि अगर मैं कहना चाहूँ कि पॉलीफेरा कहाँ आएंगे तो मैं बोलूँगी वो एसिलोमेट होते हैं, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ टिनोफोरा और हमारे पास जो निडेरिया है, ठीक है, वो कहाँ आएंगे? वो सारे भी एसिलोमेट्स के अंदर आएंगे। और यहाँ पे जो ट्रिप्लोब्लास्टिक का पहला हमने फाइलम पढ़ा था यानी कि प्लेटीहेलमिन्थेस, वो उसके अंदर भी क्या देखने को मिलेगा? एसिलोमेट देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर ही तो आएंगे, क्योंकि 3 लेयर में से एक लेयर मेरा मीजोडर्म भी तो है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के अंदर मीजोडर्म तो था ही नहीं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो एसिलोमेट है। ओके, फिर शीरोसिलोमेट की बात करें तो सिर्फ एक फाइलम हमारा शीरोसिलोमेट के अंदर आता है, वो है एस्केलमेंथिस, जो कि मेरा प्लेटीहेलमिन्थेस के बाद आता है। और उसके बाद जो एस्केलमेंथिस के बाद हमारे पास कौन से फाइलम आते हैं? एनालिडा आता है। एनालिडा से लेकर कॉर्डिटा तक सारे के सारे फाइलम किसके अंदर आते हैं? सिलोमेट्स के अंदर आते हैं। ओके, तो दोबारा से देखो यहाँ पे यह है सिलोमेट, शूडोसिलोमेट और ए सिलोमेट। अब इसको हम दोबारा से कवर करते हैं, देखो ध्यान से समझना। हम सबसे पहले ए सिलोमेट की बात करते हैं। ए सिलोमेट का मतलब क्या है? यहाँ पे डायग्राम को देखो, जो बाहर वाली लेयर है क्या होती है? एक्टोडर्म। ये जो बीच की लेयर है इसको क्या बोलूँगी मैं? मीजोडर्म। और जो अंदर वाली लेयर है ना इसको मैं क्या बोलूँगी? एंडोडर्म। अब मुझे बताओ, क्या ये मीजोडर्म ने अपने आप को डिवाइड किया? क्या कोई कैविटी दिखाई दी? जब नहीं दिखाई दी है तो यानी कि यहाँ पे कोई सिलोम प्रेजेंट ही नहीं हुआ, कैविटी प्रेजेंट ही नहीं हुई। और अगर आप सोचते हो कि बीच वाली में तो कैविटी दिख रही है, तो गैप दिख रहा है, इसको तो हमको बोलना चाहिए कि हाँ ये तो दिख रहा है, यानी कि तो सिलोम में बन रहा है। भैया ये क्या है? ये गट है। गट मतलब क्या? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। ये तो एक्टोडर्म के अंदर थोड़ा प्रेजेंट होता है, मीजोडर्म तो बीच में प्रेजेंट है ना, तो यानी कि डिवाइड तो मीजोडर्म करता है, एक्टोडर्म के अंदर थोड़ा दिखता है। अब हम बात करते हैं सिलोमेट पे। देखो सिलोमेट के डायग्राम को, तो यहाँ पर मेरे पास ये एक्टोडर्म हो गई, ये वाली मीजोडर्म हो गई, और देखो फिर से मीजोडर्म की लेयर है और अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? एंडोडर्म। यानी कि यहाँ पर मीजोडर्म ने अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो ये वाला था, ठीक है ना, जिसको हमने इनर वाला मीजोडर्म अगर मैं बोलूँ इसको, और एक ये मेरा जो मेरा एक्टोडर्म के नीचे प्रेजेंट है। तो यानी कि और जो बीच में जितना भी पार्ट बच गया वो सारे पार्ट को, जो गैप बच गया उस गैप को मैंने क्या बोलना है? सिलोम बोलना है, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम शूडोसिलोमेट के अंदर। देखो अब यहाँ पे डायग्राम में देखो कि ये मेरे पास तो एक्टोडर्म है, ये मेरे पास मीजोडर्म है, और ये वाला मेरे पास क्या है? एंडोडर्म है। लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान पे रखना है कि मीजोडर्म ने तो अपने आप को डिवाइड करा है, ठीक है, ये सिलोम तो दिख रहा है, लेकिन ये सिलोम इसलिए नहीं है क्योंकि देखो सिलोम क्या होता है? जो एक्टोडर्म की ये वाली लेयर होनी चाहिए, इसके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए? क्या कहते हैं? मीजोडर्म की लेयर। और जो एंडोडर्म है इसके भी ऊपर क्या प्रेजेंट होना चाहिए? मीजोडर्म की लेयर, जो कि यहाँ पे देखने को मिला था। इन्होंने तो क्या कर लिया, जो मीजोडर्म था वो टूट कर एक ऐसे पाउचेस बना लिए उसने, है ना। तो ये क्या है? मीजोडर्म के पाउचेस है, ठीक है कि नहीं। तो ये हमको ऐसा लग रहा है कि शायद उसने यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया? सिलोम क्रिएट कर दिया। एक्चुअल में सिलोम उसने क्रिएट नहीं करा हुआ है, ठीक है। ये शूडोसिलोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शूडोसिलोम। एक्चुअल में कैविटी नहीं बनी हुई है, बस ये अपीयर ऐसा होगा कि ये कैविटी जैसी दिखेगी हमको।
ओके, तो अब हम सेगमेंटेशन की बात करते हैं। देखो ध्यान दो, सेगमेंटेशन मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि सेगमेंट्स होंगे। सेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, पार्ट्स होते हैं, जिसको हम प्रोपोर्शंस भी बोलते हैं, है ना। और ये कैसे बनेंगे, जब आप डिवाइड करोगे, डिवीजन करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, किसको करोगे, बॉडी को करोगे, ठीक है। और इस तरीके से पार्ट्स आपको बनाने हैं कि वो आपको दिखाई दे अलग से, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट पार्ट होने चाहिए, दिखाई देने वाले पार्ट्स होने चाहिए। इनको, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन बोलते हैं। किसके अंदर होता है, थोड़ी देर में चेक करते हैं। उससे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है एक वर्ड, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या बोला है, ट्रू सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन यानी कि एक और पार्ट होता है इसका, जिसको हम सूडो सेगमेंटेशन कहते हैं, जिसको हमको समझना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में नहीं है। ओके, ट्रू सेगमेंटेशन में क्या होता है, ट्रू मेटामेरिज्म में क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है दोनों साइड से। दोनों साइड्स मतलब एक्सटर्नली भी, मतलब बाहरी रूप से भी, और इंटरनली मतलब अंदर से भी डिवाइड होती है। और किस में डिवाइड होती है, बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, और उस सेगमेंट्स को मेटामर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की मेटामेरिज्म को या सेगमेंटेशन को हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन या फिर ट्रू मेटामेरिज्म। अब आता है एग्जाम्पल। ये देखने को मिलेगा एनालिट्स के अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर और कॉर्डेट्स, सिर्फ 3 फाइलम के अंदर ये देखने को मिलता है, जहाँ पे बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन होता है जिसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, कॉर्डेट्स के अंदर तो हम भी आते हैं, लेकिन हमारे बाहर से तो हमें ऐसा सेगमेंटेशन दिखाई देता नहीं है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर सिर्फ इंटरनल मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा, मतलब हमारी बॉडी के अंदर पे क्या है, सेगमेंटेशन है, ठीक है। जैसे वर्टिब्रल कॉलम देखो, उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स है कि नहीं, तो इंटरनल सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा वर्टिब्रेट्स के अंदर। यहाँ पे जो कॉर्डेट्स वर्ड यूज़ किया है, यानी कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि मोस्टली कॉर्डेट्स के अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन वर्टिब्रेट्स का केस आ गया तो वहाँ पे इंटरनल मेटामेरिज्म होगा, एक्सटर्नल नहीं प्रेजेंट होगा। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एनालिडा हो गया, ठीक है, और आर्थ्रोपोडा हो गया, कॉर्डेट हो गया, जिनकी बॉडी के अंदर ट्रू मेटामेरिज्म देखने को मिलता है, यानी कि बाहर भी और बॉडी के अंदर भी सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। ओके, तो अब हम लास्ट, हमारा जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, जो कि नोटोकॉर्ड है, उसको हम कवर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले नोटोकॉर्ड होता क्या है, देखो सबसे पहले ये क्या है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। अब रॉड मतलब क्या होता है, जैसे पाइप की तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और क्या मैंने आपको पहले ये बताया था कि 3 हमारे पास जर्म लेयर होती है, मीजो, एक्टो और एंडो, है ना। तो ये मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, यानी कि मीजोडर्म लेयर से ही, जर्म लेयर से ही ये बना हुआ है, ठीक है। बनता कब है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। अरे जब 3 लेयर्स तो प्रेजेंट है ही उसके पास, एम्ब्रियो तो हो चुका होगा ना। अब जब वो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होगा, यानी कि उसमें से जो मीजोडर्म वाली लेयर है वो क्या बनाएगी, नोटोकॉर्ड बनाएगी। प्रेजेंट कौन सी साइड को होता है, डॉर्सल साइड को होता है, जो आपका पीछे वाला साइड है वो होता है डॉर्सल साइड, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान यहाँ रखना है, जैसे आप अपने पीछे जरा वर्टिबल कॉलम को चेक करो, ये वर्टिबल कॉलम ही हमारा, जब हम एम्ब्रियो वाले स्टेज में होते हैं ना, ये वर्टिबल कॉलम को ही हम नोटोकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। बाद में ये नोटोकॉर्ड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वर्टिबल कॉलम के अंदर, ओके। और कहाँ है, डॉर्सल साइड, तो सभी के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है माइनस, और यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है प्लस। इसका मतलब माइनस मतलब एब्सेंट, जिनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है, उसको हम बोलेंगे नॉन कॉर्डेट्स। नॉन मतलब नहीं, कॉर्डेट मतलब कॉर्ड, याद कर लो, है ना, नहीं होगा कॉर्ड, तो नोटोकॉर्ड नहीं होगा। ऐसे नोटो में भी क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है, तो ऐसे याद कर लो कि नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगा, उसके बाद कॉर्डेट्स के पास प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ गए, पॉलीफेरस से लेकर इकाइनोडर्म तक, ये सारे कहाँ जाएंगे, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आ जाएंगे। तो हमारे पास इकाइनोडर्म के बाद ना एक और फाइलम बचता है, जिसको हम बोलते हैं हेमिकॉर्डेटा, ठीक है ना। अब वो यहाँ पे नहीं आता, ना ही वो नॉन कॉर्डेट के अंदर आता है, ना ही वो कॉर्डेट के अंदर आता है, ठीक है। वो इन दोनों के बीच में आता है। हेमिकॉर्डेटा कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। हेमी और सेमी मतलब हाफ होगा, है ना। मतलब देखो पहले हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेट्स के अंदर ही रखा था, क्योंकि उसके पास कुछ फीचर्स जो थे वो कॉर्डेट जैसे सिमिलर थे। जैसे कि एक पहले समझते थे कि जो उसके पास भी क्या है, नोटोकॉर्ड है, लेकिन एक्चुअल में उसके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, वो नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है, नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है कि नहीं, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स नोटोकॉर्ड या शूडो नोटोकॉर्ड। इस वजह से उसको कॉर्डेट की कैटेगरी से हटा दिया गया, ठीक है। और उसके पास प्रेजेंट तो है ना, इसलिए हम उसको नॉन कॉर्डेट के अंदर भी नहीं रख सकते, ठीक है। भले ही उसके जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन है तो सही, तो इसलिए उसको हम नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नहीं रखते। तो इन दोनों के बीच में आता है वो। देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आप समझो कि ये एम्ब्रियो है किसी का, ठीक है। इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट वाले स्टेज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो हॉलो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पाइप जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, जहाँ पे लिखा हुआ है नोटोकॉर्ड, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है। और जो ऊपर वाली सर्फेस है, कैसे पता चला मुझे ऊपर वाली सर्फेस है, देखो ये माउथ है, ये एनएस है ना, ये नीचे वाली सर्फेस बनेगी कि नहीं बनेगी, जिसको हम वेंट्रल साइड बोलेंगे। तो नोटोकॉर्ड कहाँ की तरफ होता है, ऊपर वाली सर्फेस की तरफ है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डॉर्सल साइड बोलेंगे, ठीक है। और कौन सी लेयर से बनता है, मीजोडर्मल लेयर से बनता है। ओके, तो अब मैंने क्या किया है ना, कि जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया है आपको, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, उसके बेसिस पे मैंने क्या कर दिया, एक टेबल बना रखी है, ठीक है। और इस टेबल में मैंने क्या करा है कि जितने भी अभी तक हमने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, उसको किसी ना किसी तरीके से मैंने लिख दिया है, सो दैट इसके बाद अगर इस टेबल को कर लेते हो तो भैया इतना पोर्शन तुम्हारा कवर हो चुका है, और इसके बाद तुम्हें कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो ध्यान से समझना, ठीक है। ओके,
देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले एनिमल किंगडम को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट्स में मैंने एनिमल किंगडम को डिवाइड कर दिया। ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब ये 2 पार्ट के नाम याद नहीं रखने, छोड़ दो। एक को मैंने प्रोटोप्लाज्म दे दिया, ठीक है ना, और एक को मैंने सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, यानी कि सबसे पहले मैंने इसको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिवाइड करा है, यानी कि सेल के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। इसको तो सिर्फ प्रोटोप्लाज्म दे रखा है और यहाँ पर से सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सब कुछ मैंने इसको दे दिया, ठीक है। पहले वाले पार्ट को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड करा? 2 पार्ट में डिवाइड करा। फिर मैंने सेकंड पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करा। समझ लो, पहले वाले पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसके बाद सेकंड वाले पार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस पहले वाले पार्ट को मैंने क्या बोला था? हाँ, छोड़ दो ना, ठीक है। तो उसी तरीके से जो सेकंड वाला पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसको भी छोड़ दो, उसको भी मत याद रखो। अब बच गया कौन सा? ये 2 पार्ट। इन 2 पार्ट में से जो सेलुलर है मैंने यहाँ रख दिया और जो बाकी के टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, इन सबको मैंने सेकंड वाले पार्ट को दे दिया, मतलब इसके थर्ड वाले पार्ट को दे दिया। आ रहा होगा शायद समझ में, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको नाम दे दिया पॉरीफेरा। हमारे पास जो सबसे पहला फाइलम कौन सा है? पॉरीफेरा। तो उसको मैंने इस कैटेगरी के अंदर रख दिया, ठीक है, जिसके पास सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, डिस्कस करा हुआ है हमने, ठीक है। और एग्जाम्पल में क्या है? स्पंजेस। अब देखो इस वाली कैटेगरी के पास क्या है? टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, इसका मतलब ऑर्गन भी होगा। अब आया यहाँ से सिमेट्री। इनके अंदर क्या देखने को मिली? सिमेट्री। और सिमेट्री के बेसिस पे मैंने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने आपको 3 सिमेट्री पढ़ाई थी ना, एक था ए सिमेट्री और फिर 2 ये वाले सिमेट्री जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब एक चीज़ मुझे बताओ, ए सिमेट्री का मतलब क्या होता है? उसके पास सिमेट्री है ही नहीं ना। जब है ही नहीं तो मैं क्यों लिखूँ? यहाँ पर समझ में आ तो रहा है कि इसके पास तो सिमेट्री है ही नहीं, तो वो तो ऊपर ही क्लियर हो चुका है, वो वहीं कवर हो चुका है कि ये पैराजोआ, मतलब जो यहाँ पे मैंने पॉलीफेरा लिखा हुआ है, इसके पास क्या है? सिमेट्री ही नहीं है, तो ये यहीं आ गया, ठीक है। और जिनके पास सिमेट्री है उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि किस बेसिस पे सिमेट्री है। देखो कैसे करा, जो टिश्यू है इस टिश्यू को मैंने यहाँ लिख दिया, देखो इस वाले पार्ट को मैंने टिश्यू दे दिया, ठीक है। और जो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है मैंने वो यहाँ रख दिया, ऑर्गन सिस्टम को, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे बताओ, जब ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, मतलब एक पूरे ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है, क्या उसके पास वो 3 जर्म लेयर होगी कि नहीं होगी? तो यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ठीक है। अगर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो ये वाला क्या बन गया? डिप्लोब्लास्टिक। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब मैंने पॉरीफेरा फाइलम को यहाँ रख दिया तो उसके बाद हम यहाँ बढ़े, हमने ये कवर करा, इसको कवर करने के बाद हम यहाँ बढ़े, यहाँ पर से देखो पॉरीफेरा यहाँ कवर हो चुका, तो यहाँ क्या क्या है? यहाँ है मेरे पास सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और अडल्ट इकाइनोडर्म। ये मैंने पहले बता रखा है ना, रेडियल सिमेट्री किसके अंदर देखने को मिलती है? अडल्ट इकाइनोडर्म। ओके, उसके बाद हमने क्या करा, ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक की कंडीशन आई थी, यानी कि इनके पास 3 जर्म लेयर होती है, तो इस 3 जर्म लेयर के बेसिस पे, ठीक है, कि इनके पास सिलोम है कि नहीं है, अब इस बेसिस पे मैंने इसको फिर फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक हो गया एसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स, ठीक है। और जो ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है ना, मैंने इनको भी डिवाइड कर दिया। इस वाले को ऑर्गन दे दिया और इन दोनों को मैंने क्या दे दिया? ऑर्गन सिस्टम दे दिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे मेन हमारा टीनोफोरा पे खत्म हो गया था ना, है ना, टीनोफोरा पे खत्म हो गया था, तो उसके बाद क्या था? प्लैटीहेलमिन्थेस, तो उसको यहाँ पे रख दिया, प्लैटीहेलमिन्थेस को यहाँ पे रख दिया फर्स्ट वाली कैटेगरी के अंदर। उसके बाद क्या आता है? एस्केलमिन्थेस, उसको इस कैटेगरी के अंदर रख दिया। उसके बाद क्या आता है? एनालिडा, एनालिडा से लेकर कॉर्डेटा तक हमने सारे सिलोमेट के अंदर रख दिया, ठीक हो गया कि नहीं। और मैंने लास्ट में आपको क्या बताया था? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन देखने को किसमें मिला था? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट के अंदर, तो इसमें सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। और मैंने लास्ट में एक और चीज़ बताई थी, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड किसमें देखने को मिलेगा? सिर्फ कॉर्डेटा के अंदर। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। अगर मैं आपसे बात करूँ कि हेमिकॉर्डेटा के बारे में समझाओ, तो हेमिकॉर्डेटा के बारे में क्या लिखोगे कि ये सिलोमेट्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ एस्केलमिन्थेस के बारे में शो करो, तो क्या बोलोगे कि ये स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और बाइलेटरल सिमेट्री इनके अंदर देखने को मिलती है। अगर मैं बोलती हूँ पॉलीफेरा के बारे में बताओ, तो पॉलीफेरा के बारे में क्या बताओगे? एसिलोमेट्स होते हैं, सिलोम तो प्रेजेंट ही नहीं होता इनके पास, ठीक है कि नहीं, सिमेट्री इनके पास प्रेजेंट ही नहीं होती है। और चीज़ें क्या बताओगे? सिर्फ यही बताओगे सेलर होते हैं और सारी कोई भी कैरेक्टर इनके पास प्रेजेंट होते ही नहीं है। अगर मैं बोलती हूँ कि कॉर्डेट्स के बारे में बताओ, तो कॉर्डेट के बारे में बताओगे क्या? कि इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इनके पास सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ये सिलोमेट्स के अंदर आते हैं, इनके पास ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर तुमसे पूछा जाता है कि इकाइनोडर्मेटा का बताओ, क्या पूछा जाएगा कि इकाइनोडर्मेटा का बताओ कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो अब मैंने यहाँ पे तो 2 कैटेगरी लिखी है, एक तो यहाँ लार्वा वाला लिखा हुआ है, यहाँ अडल्ट वाला लिखा है ना। कैसे जाओगे? अगर अडल्ट के बारे में बताओगे तो तुम कह दोगे डिप्लोब्लास्टिक और टिश्यू लेवल, और ये क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा गलत। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहोगे। अडल्ट इकाइनोडर्म को यहाँ पे क्यों रखा है? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, सिमेट्री के बेसिस में सिर्फ यहाँ रखा है, उसके अंदर ये कैरेक्टर देखने को नहीं मिलते जो इसमें रखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर मेरे को सिर्फ इकाइनोडर्मेटा के बारे में बताना है तो मैं क्या बोलूँगी? ये सिलोमेट्स होते हैं, इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यहाँ तक का सारा सिमिलर रहेगा। अब आ जाती है मेन सिमेट्री की बात, तो मैं ये बोलूँगी कि इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो लार्वा वाला स्टेज होता है उसके पास बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, और जो अडल्ट वाला इकाइनोडर्म है उसके पास रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। ये नहीं कहोगे कि उसके पास टिश्यू लेवल देखने को मिलता है और डिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलता है, ठीक है कि नहीं।
आई होप इसके बाद कोई भी डाउट ऐसा नहीं रहा होगा जो क्लियर ना हुआ हो, ठीक है।